जब तलवार की धार हवा को चीरती है तो सिर्फ एक आवाज नहीं होती, एक कहानी बयां होती है। भारत के इतिहास में तलवारबाजी की एक ऐसी ही गुमनाम कहानी दफन है। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि कला, दर्शन और हजारों साल पुरानी एक शानदार विरासत की है। तो चलिए आज उसी कहानी के पन्ने पलटते हैं। ये हमें सीधे उस दौर में ले जाते हैं जहां एक योद्धा के लिए तलवार महज एक हथियार नहीं थी, वो उसके जिस्म का एक हिस्सा थी, उसकी आत्मा का प्रतीक। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ वीरता और कौशल से कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, आज जब हम फेंसिंग का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? सफेद यूनिफॉर्म, पतली सी तलवारें और ओलंपिक का स्कोरबोर्ड, है ना? पर सवाल ये है कि क्या इस आधुनिक खेल का कोई रिश्ता भारत की उन प्राचीन योद्धा परंपराओं से है, जहां जिंदगी और मौत का फैसला बस एक पल में होता था? आइए इस सवाल की तह तक चलते हैं। भारतीय तलवारबाजी को अगर समझना है तो इसे सिर्फ लड़ाई का एक तरीका मानना ये सबसे बड़ी भूल होगी। ये एक साधना थी, एक जीवन शैली थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी फौलाद और जज्बे से गढ़ी गई थी। इस महान कला को एक नाम दिया गया, खड्ग विद्या। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा संसार है, एक ऐसा संसार जिसमें भारत के कोने कोने की अनगिनत शैलियां समाई हुई हैं। और कमाल की बात यह है कि हर शैली की अपनी एक अलग पहचान है। हम कितनी पुरानी परंपरा की बात कर रहे हैं, जरा अंदाजा लगाइए। कल रई पयट्टू जैसी कला आज से 3000 साल से भी ज्यादा पहले सिखाई जाती थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट्स में से एक है। कमाल है ना? मिसाल के तौर पर दक्षिण भारत का कलरी पयट्टू देखिए। ये युद्ध कम और एक जानलेवा नाच नृत्य ज्यादा लगता है। वो लयबद्ध चाल, बिजली सी फुर्ती और एकदम सटीक टाइमिंग, ये वही गुण हैं जो किसी भी ब्लेड मास्टर की पहचान होते हैं। और यहाँ उरूमी जैसी लचीली तलवार का इस्तेमाल होता है, जिसे चलाना अपने आप में एक अविश्वसनीय कला है। तो अगर दक्षिण में लय थी तो उत्तर में थी आग। राजपूतों और मराठों की घुमावदार तलवार की बिजली जैसी गति देखिए। उनकी शैली सीधी, आक्रामक और इतनी प्रभावशाली थी कि दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं मिलता था। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक ताकत का खेल नहीं था। धनुर्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों ने इसे एक बौद्धिक स्तर पर पहुंचा दिया था। इसमें सही आसन, ब्लेड का सटीक एंगल और इन सबसे ऊपर मन की शांति पर जोर दिया गया। मतलब ये दिमाग का खेल था। इसीलिए इसे तलवारों के साथ शतरंज कहना बिल्कुल सही है। तो अब हमारे सामने तलवार की दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक खेल के नियमों में बंधी है और दूसरी युद्ध के मैदान की सच्चाई से जन्मी है। चलिए अब इन दोनों का जरा आमना सामना करवाते हैं। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, आधुनिक फेंसिंग यूरोप में द्वंद्व युद्ध से विकसित होकर एक खेल बनी, जिसका मकसद है पॉइंट स्कोर करना। वहीं भारतीय खड्ग विद्या का जन्म ही युद्ध भूमि में हुआ था, आत्मरक्षा और अस्तित्व की लड़ाई के लिए। दोनों के मकसद एकदम जुदा थे, और जैसा मकसद वैसा हथियार। कहाँ फेंसिंग की हल्की चुभने वाली फॉइल और कहाँ भारत का भारी काटने वाला खांडा। या फेंसिंग की सेबर की तुलना युद्ध के लिए बनी चौड़ी तलवार से कीजिए। हर हथियार अपनी दुनिया की कहानी कहता है। और तकनीक में तो जमीन आसमान का अंतर है। फेंसिंग एक सीधी लाइन में चलती है, आगे पीछे और सीधा हमला, जबकि कलिरीपट्टू जैसी भारतीय शैलियों में गोलाकार मूवमेंट और चारों दिशाओं से हमले होते हैं। क्यों? क्योंकि असली लड़ाई कभी सीधी लाइन में नहीं लड़ी जाती। और अगर हम सोच रहे हैं कि हमने सब कुछ देख लिया, तो जरा ठहर जाइए। भारत की मार्शल आर्ट की दुनिया एक महासागर की तरह है, और अभी तो हमने बस सतह को छुआ है। जरा इस विविधता की एक झलक देखिए। केरल के कलेरीपट्टू से लेकर पंजाब का आध्यात्मिक गतका, जिसमें तलवारबाजी एक प्रार्थना बन जाती है, या फिर मणिपुर का थांगटा, जो तलवार और भाले के साथ एक बेहद खूबसूरत नृत्य है। हर राज्य की अपनी शैली, अपनी एक अलग पहचान। ये भारत की सांस्कृतिक शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हजारों साल पुरानी विरासत आज भी जिंदा है, या ये सिर्फ इतिहास की किताबों और म्यूजियम में कैद होकर रह गई है? जवाब है नहीं। ये विरासत आज भी सांस ले रही है। ये ऐतिहासिक मार्शल आर्ट के अभ्यासियों में जिंदा है, बाहुबली जैसी फिल्मों के जरिए बड़े पर्दे पर गूंज रही है, और यहाँ तक कि भारत में बढ़ते फेंसिंग के खेल में भी इसकी एक झलक दिखी जाती है।
लेकिन इस विरासत का सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक रूप एक ऐसी जगह देखने को मिलता है जहां तलवारबाजी की कला को पूरी तरह से एक नया मतलब मिल गया है। मिलिए व्हीलचेयर फेंसिंग के इन योद्धाओं से। ये एथलीट उसी प्राचीन वीरता, उसी फौलादी संकल्प और उसी अविश्वसनीय कौशल की विरासत को आज आगे बढ़ा रहे हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि योद्धा की असली पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी अदम्य इच्छा शक्ति से होती है। भयंकर, केंद्रित और सीमाओं से मुक्त, ये शब्द आज के इन चैंपियंस के लिए ही बने हैं। और ये हमें याद दिलाते हैं कि तलवार की असली धार स्टील में नहीं होती, बल्कि उस मानवीय भावना में होती है जो कभी हार नहीं मानती।